25 साल तक दिन रात पसीना बहाने के बाद भी जब बड़ा भाई पाई पाई को मोहताज रहा, तो छोटे भाई ने चाणक्य के उस एक गुप्त मंत्र का इस्तेमाल किया जिसने रातों रात पूरे परिवार को शहर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस विशेष कड़ी में आपका स्वागत है। हम अक्सर सुनते आए हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजदूर जो 12 घंटे खड़ी धूप में पत्थर तोड़ता है, वह गरीब ही क्यों रह जाता है, जबकि एक व्यक्ति वातानुकूलित कमरे में बैठकर महज कुछ फैसले लेता है और करोड़ों कमाता है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। आज की यह कहानी दो भाइयों के संघर्ष, उनके अलग अलग दृष्टिकोण और उस महान परिवर्तन की है जो केवल सोच बदलने से आता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव अमरावती में दीनानाथ का परिवार रहता था। दीनानाथ पुराने ख्यालात के इंसान थे, जिनका मानना था कि शरीर से जितना अधिक पसीना बहेगा उतनी ही अधिक बरकत आएगी। उनके दो बेटे थे, सोमेश और आर्यन। सोमेश जो बड़ा था, कद काठी में बहुत बलिष्ठ और स्वभाव से अपने पिता की परछाई था। वह सुबह 4 बजे उठकर खेतों में हल चलाता, भारी बोरे अपनी पीठ पर ढोता और सूरज ढलने तक हाड़ तोड़ परिश्रम करता। दूसरी ओर छोटा बेटा आर्यन शरीर से थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा किताबों में और मस्तिष्क गहरी सोच में डूबा रहता। उसे शारीरिक श्रम से ज्यादा चाणक्य नीति और कूटनीति के ग्रंथों में रुचि थी। दीनानाथ अक्सर आर्यन को ताना मारते, आर्यन, यह किताबी कीड़ा बनकर तू अपनी गृहस्थी नहीं चला पाएगा। देख अपने भाई सोमेश को, उसके हाथों की गांठें बता रही हैं कि वह असली पुरुष है। मेहनत से ही पैसा बनता है, पन्ने पलटने से नहीं। आर्यन शांत रहता। उसने देखा कि सोमेश पिछले 10 वर्षों से उनके बागों के आंवले तोड़कर शहर की मंडी में ले जाता है। सोमेश अपनी पीठ पर क्विंटल भर का बोझ लाद कर 3 कोस पैदल चलता ताकि ट्रांसपोर्ट के पैसे बचा सके। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता था, लेकिन फिर भी साल के अंत में उनके पास केवल इतना ही पैसा बचता था कि वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी और पुराने कर्ज का ब्याज चुका पाते। गांव का साहूकार गजाधर, जो बहुत चालाक और स्वार्थी था, हमेशा सोमेश की इस हाड़-तोड़ मेहनत की तारीफ करता। शाबाश सोमेश, तेरे जैसा मेहनती जवान इस गांव में कोई नहीं। तू बस ऐसे ही मेहनत कर, लक्ष्मी तेरे कदम चूमेगी। लेकिन आर्यन जानता था कि गजाधर असल में सोमेश की मूर्खता का फायदा उठा रहा है। वह सोमेश से औने पौने दाम पर फसल खरीदता और उसे शहर की बड़ी कंपनियों को 10 गुना दाम पर बेचता। एक शाम सोमेश मंडी से लौटा तो बहुत हताश था। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, बाबूजी, इस बार भी गजाधर ने कहा है कि मंडी में भाव गिर गए हैं। इस पूरी मेहनत के बाद भी हमारे हिस्से में सिर्फ 5,000 रुपए आए हैं। अब अगले साल के बीजों और खाद का पैसा कहां से आएगा? दीनानाथ ने लंबी सांस ली और बोले, किस्मत का खेल है बेटा। हम मजदूर लोग हैं, मेहनत करना ही हमारे हाथ में है। शायद अगले साल और ज्यादा परिश्रम करेंगे तो भगवान सुनेगा। आर्यन, जो कोने में बैठकर आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र पढ़ रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी, हम 25 साल से यही कर रहे हैं। भाई साहब कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहा रहे हैं, लेकिन हमारी गरीबी वहीं की वहीं है। पैसा पसीने से नहीं, बल्कि सही दिशा में लगाए गए दिमाग से बनता है। सोमेश गुस्से में लाल हो गया। तू हमें सिखाएगा? तूने आज तक एक कुदाल नहीं उठाई। तू क्या जानेगा कि धूप में जलना क्या होता है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, शेर कभी बोझ नहीं ढोता, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा होता है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि और रणनीति से शिकार करता है। आप बोझ ढो रहे हैं और मुनाफा कोई और ले जा रहा है। मुझे केवल 1 महीना दीजिए और बाग के इस हिस्से की फसल मुझे संभालने दीजिए। अगर मैं आपकी मेहनत से ज्यादा धन न ला सका तो मैं अपनी सारी किताबें जला दूंगा और हमेशा के लिए खेती में जुट जाऊंगा। दीनानाथ और सोमेश ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः चुनौती स्वीकार कर ली। आर्यन ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उसने सबसे पहले गांव के अन्य छोटे किसानों के साथ बैठक की। उसने देखा कि हर किसान अपनी फसल लेकर अलग अलग मंडी जाता है, जहां बिचौलिए उनका शोषण करते हैं। आर्यन ने चाणक्य की संघ शक्ति के सिद्धांत का उपयोग किया।
उसने किसानों से कहा, भाइयों, अगर हम एक एक करके अपनी फसल बेचेंगे तो हम कमजोर हैं, लेकिन अगर हम सब अपनी फसल का एक बड़ा भंडार बना लें तो खरीदार हमारे पास आएगा, हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। किसानों को आर्यन की बात जमी। आर्यन ने गांव की पुरानी चौपाल पर अमरावती कृषक संघ का बोर्ड लगा दिया। उसने सोमेश को भारी बोरे ढोने से रोक दिया और उसे आदेश दिया कि वह केवल उन किसानों की सुरक्षा और निगरानी करे जो भंडार गृह में माल पहुंचा रहे थे। तभी गजाधर साहूकार वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी काली कमाई का रास्ता बंद हो रहा है। अरे ओ आर्यन, ये क्या नाटक लगा रखा है? तू इन किसानों को बहका रहा है। कल सुबह मुझे 5 क्विंटल आंवला चाहिए, वरना सोमेश का पुराना कर्ज इसी वक्त वसूल करूंगा। सोमेश घबरा गया, लेकिन आर्यन ने बीच में आकर कहा, गजाधर जी, कर्ज का हिसाब अगले हफ्ते होगा और अब से आपको माल मंडी के भाव पर नहीं, बल्कि हमारे तय किए गए आधार मूल्य पर मिलेगा। अगर आपको मंजूर नहीं तो शहर की दवा कंपनी के प्रतिनिधि कल हमसे मिलने आ रहे हैं। गजाधर हंसने लगा। शहर की कंपनी? तुझे कौन जानता है? तू एक कूड़े बीनने वाले जैसा दिखता है। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाणक्य की भेद नीति अपनाई थी। उसने गुप्त रूप से शहर की 3 बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियों को पत्र भेजे थे और उन्हें बताया था कि इस गांव में बिना मिलावट के शुद्ध आंवले का बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध है। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि सूचना ही सबसे बड़ा धन है। उसने इंटरनेट और अखबारों के जरिए यह पता लगाया था कि इस साल विश्व बाजार में आंवले की मांग बहुत बढ़ गई है। अगले दिन शहर से 2 बड़ी गाड़ियां गांव में पहुंची। कंपनियों के अधिकारी आर्यन के कृषक संघ के पास पहुंचे। उन्होंने जब माल की गुणवत्ता देखी तो वे दंग रह गए। आर्यन ने बहुत ही चतुराई से सौदेबाजी की। उसने केवल कच्चे आंवले नहीं बेचे, बल्कि उसने गांव की महिलाओं को रोजगार दिया और उनसे आंवलों का मुरब्बा और सूखा चूर्ण तैयार करवाया। आर्यन ने अधिकारियों से कहा, साहब, कच्चा माल तो सब बेचते हैं, हम आपको मूल्य वर्धित उत्पाद, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। इससे आपका प्रोसेसिंग का खर्च बचेगा और हमें बेहतर कीमत मिलेगी। अधिकारियों ने वहीं बैठकर 2 करोड़ रुपए का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पूरे गांव के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब पैसों की पहली किश्त आई तो आर्यन ने सबसे पहले गजाधर साहूकार का सारा कर्ज ब्याज समेत चुकाया। फिर उसने अपने पिता दीनानाथ के हाथों में लाखों रुपए रखे। दीनानाथ के हाथ कांपने लगे। यह सब कैसे हुआ बेटा? सोमेश ने तो सालों तक पत्थर तोड़े, तब भी इतना पैसा नहीं देख पाए। आर्यन ने अपने पिता के पैर छुए और बोला, बाबूजी, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन वह कभी जंगल का राजा नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब आप बाजार की नब्ज को पहचानते हैं, जब आप अपनी मेहनत को सही दिशा में मोड़ते हैं। भाई साहब ने मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत का फल गजाधर जैसे लोग खा रहे थे। मैंने केवल उस मेहनत को बुद्धि के साथ जोड़ दिया। सोमेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और कहा, आर्यन, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक अपने बल पर गुमान करता था, लेकिन आज तेरी बुद्धि ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। सच है, पैसा दिमाग से बनता है, केवल पसीना बहाने से नहीं। अगले कुछ वर्षों में आर्यन ने अमरावती गांव को एक औद्योगिक केंद्र बना दिया। उसने गांव में प्रोसेसिंग प्लांट लगवाए, जहां मशीनें काम करती थीं और गांव के लोग अब मजदूर नहीं बल्कि प्रबंधक बन चुके थे। आचार्य चाणक्य ने जो कहा था वह आर्यन ने सच कर दिखाया। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल होने का कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। एक बार रुककर सोचिए, क्या आप केवल मेहनत कर रहे हैं या आप सही दिशा में बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं? एक, बाजार को समझें। केवल काम करना पर्याप्त नहीं है, यह जानना जरूरी है कि आपके काम की मांग कहां और कितनी है। दो, बिचौलियों से बचें। अपनी शक्ति और उत्पाद का सीधा संबंध ग्राहक से जोड़ें। तीन, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। अपनी सेवा या उत्पाद में कुछ नया जोड़ें जो उसे औरों से अलग बनाए। चार, संगठित रहें। चाणक्य कहते हैं कि एकता में ही विजय है। अकेले लड़ना मुश्किल है, मिलकर व्यापार करना आसान।
आज सोमेश और आर्यन की जोड़ी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। सोमेश अब ऑपरेशंस संभालता है और आर्यन नई रणनीतियां बनाता है। दीनानाथ अब गर्व से कहते हैं कि उनका एक बेटा बाहुबल है और दूसरा बुद्धिबल। अगर आज की इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही और भी जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। याद रखिएगा, पसीना बहाना जरूरी है लेकिन पसीने की दिशा तय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।